हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था। आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स। राइट। सो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है एंड जो हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन है, वो है हमारी प्रेसिडेंट। नाउ ही और शी इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बच्चों, उनको इलेक्ट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन से आ जाते हैं, आपके लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर 5 ईयर्स। इन इंडिया अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, विच मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती है जो कि पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में। राइट। सो दीज पार्टीज आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। और ये जो पार्टीज है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ सीट को ऑक्यूपाई करती है, जीत जाती है, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है एंड वही रन करती है एडमिनिस्ट्रेशन को। सो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं कि राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। राइट। सो बच्चों, जो राइट्स होते हैं, हमने पिछली क्लासेस में अपने 6 फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो राइट्स है वो क्या है कि राइट टू वोट एंड राइट टू इक्वालिटी। जबकि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी ड्यूटी है टैक्सेस को पे करना, और जो स्मोकिंग जोन एरिया है वहीं पे आप स्मोक करेंगे, आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी ड्यूटीज है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। नाउ द अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो भी क्या है, अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट की जो भी रॉन्ग पॉलिसीज होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं एंड डू नॉट अलाउ इट टू बिकम डेस्पोटिक। और उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो डेस्पोटिक बने। नाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज चेंज बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को कौन चेंज करता है, लोग ही चेंज करते हैं। चेंज बाय द पीपल इफ दे विश सो। अगर वो चाहते हैं तो वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। रेगुलर और जो पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ही असेंशियल फीचर्स होता है हमारे डेमोक्रेसीज का। नाउ द पीपल कैन चेंज इट बाय पीसफुल मेथड। और लोग अपनी गवर्नमेंट को बहुत ही पीसफुल मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और पीसफुल मेथड कौन सा है, दैट इज बाय वोटिंग फॉर अनदर पार्टी और सेट ऑफ पॉलिटिशियंस। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें पार्टी अच्छी लगती है हम उसको वोट कर सकते हैं। इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। अगर जो भी आपने गवर्नमेंट को चूज किया है या फिर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरती है, तो जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो इलेक्टर्स हैं हम उनको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं फॉर अनदर वन बाय वोटिंग इट आउट ऑफ पावर। मतलब उनको पावर से हटा के हम क्या कर सकते हैं, हम नई जो पार्टी है उनको जिता सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों, ये जो मेन फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी के वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ये सारी चीजें हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। Now these principles are different ways by which people participate in the process of government। तो बच्चों, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो हमने अभी देखे डेमोक्रेसी के, वो क्या करते हैं, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्रोसेस करते हैं गवर्नमेंट को। नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है पार्टिसिपेशन। तो बच्चों, पार्टिसिपेशन में भी हमारे पास सब पॉइंट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अडॉप्ट किया है या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्ट किया है फॉर अ डेमोक्रेटिक system of government and it is based on the principles of universal adult franchisee। so जो भी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किसके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के। नाउ बीइंग अ पुअर कंट्री विद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन कैटेगराइज्ड एज इलिटरेट। तो अगर हम देखें तो अगर कंट्री पुअर है और अगर हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इलिटरेट बता रहे हैं, मतलब कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, गिविंग द राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट पर्सन्स was bold decisions of the constituent assembly। लेकिन तब भी जो इलिटरेट लोग हैं
उनको भी ये राइट दिया जाता है कि क्या कर सकते हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन था वो काफी बोल्ड डिसीजन था, किसके द्वारा बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। नाउ एनी सिटीजन who has completed the age of 18 years, तो बच्चों कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है तो वो एलिजिबल हो जाता है वोट करने के लिए। नाउ द आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, lays down that no citizen of India will be deprived of right to vote, मतलब कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं डेप्रिवेट नहीं किया जाएगा टू वोट, राइट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस और सेक्स, मतलब इन सब चीजों के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हर एक इंडिविजुअल वोट कर सकता है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 81 करोड़ सिटीजन ऐसे हैं आउट ऑफ अराउंड 123 करोड़ जो कि इंजॉय करते हैं राइट टू वोट को। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडिया में। सो अडल्ट फ्रेंचाइजीज ने ये रियलाइज करवाया है लोगों को कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू देम, मतलब कि अगर वो कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एवरी अडल्ट सिटीजन इज अ पार्टनर इन गवर्निंग द कंट्री, क्योंकि हर एक वोट मैटर करता है और हर एक पीपल क्या है, हर एक सिटीजन क्या है, पार्टनर है और उसी ने ही क्या किया है, गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। सो द राइट टू फ्रेंचाइजी इंश्योर्स दैट द पीपल एजुकेट देमसेल्व्स अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारा अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो भी लोग हैं उनको पता हो कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होती है। एंड इफ द पीपल आर एजुकेटेड, जब लोग एजुकेटेड होंगे देन दे कैन जज, तब वो जज कर सकते हैं कि वेदर द गवर्नमेंट इज फेलियर और अ सक्सेस, कि जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी है वो फेलियर है या फिर सक्सेस है। If they feel that the performance of the government is not up to their expectations, और अगर उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो उनके एक्सपेक्टेशंस तक नहीं खरी उतरी है, तो वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को बाय कास्टिंग देयर वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इन द फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट्स हु दे फील कैन डू अ बेटर जॉब। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस जो परसिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको वोट ना देके अगले इलेक्शन में हम क्या करेंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे जो हमें लगता है कि वो आराम से अपना जॉब कर सकते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं, राइट। नाउ डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस ऑफ अडल्ट सफराज देयर आर स्टिल सम हर्डल्स इन द वे ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ दिस राइट्स। अब बच्चों हमने ये तो मेंटेन किया कि सारे लोगों को राइट्स है वोट देने का, लेकिन अभी भी हमारे रास्ते में कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो कि लोगों को प्रॉपरली वोट करने नहीं दे पाते हैं। सो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर पुअर एंड इलिटरेट, क्योंकि जो मेजॉरिटी है इंडिया के लोगों की वो कैसे हैं, वो गरीब हैं, वो पुअर हैं और इलिटरेट भी हैं। सो द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, एज अ रिजल्ट होता क्या है कि वो फॉल हो जाते हैं इजी प्रे टू कल्प्रिट प्रैक्टिसेस, और वो अपने वोट्स को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं किसी डिसऑनेस्ट या फिर करप्ट कैंडिडेट्स को इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। जो जितने भी हमारे इलिटरेट पीपल होते हैं उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और वो इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है। इफ दे वांट free and fair election, then the government should make efforts to improve the economic condition of the poor। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इलेक्शन हो वो एकदम फ्री हो और वो फेयर हो, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनको पॉवर्टी को लेके काम करना पड़ेगा और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। लिटरेसी प्रोग्राम्स को उन्हें चलाना चाहिए ताकि क्या हो, लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो पाए। द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल शुड प्रोपेगेट सेक्युलर आइडियाज एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल। और जितने भी गवर्नमेंट है, जितनी भी सोसाइटी है, उनको क्या करना चाहिए, उनको सेक्युलर आइडियाज को प्रोपेगेट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को, मतलब कि जो देशभक्ति है वो सबके अंदर होनी चाहिए। हाउएवर इन अ सिस्टम वेयर कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स आर द मेन वेज ऑफ विनिंग इलेक्शंस, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे टाइम पे अब क्या हो रहा है कि एक ऐसे सिस्टम को बना दिया गया है जो कि कास्ट के बेसिस पे है और रिलीजन पॉलिटिक्स के बेसिस पे है। इन्हीं बेसिस पे क्या करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जीत जाते हैं किसको, इलेक्शंस को। एंड सच नोबल आइडियाज में नेवर बी रियलाइज्ड, और हम इन चीजों को कभी रियलाइज भी नहीं कर पाते, राइट। नाउ कमिंग टू आवर
नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्शन। सो इलेक्शन इज मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव कर पाएगी। इन फैक्ट जो इलेक्शन सिस्टम है दैट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। हम इलेक्ट कर पा रहे हैं, हम वोट कर पा रहे हैं, तभी तो हम अपनी सरकार को चुन रहे हैं। तो अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब भी नहीं होगा। इन आवर कंट्री टू द पीपल एक्सरसाइज देयर सोवेरियन पावर थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और हमारे कंट्री में भी क्या होता है, इंडिया में भी हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तभी हम ये बोलते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे हर एक पर्सन क्या करता है, वोट करता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। नाउ इलेक्शंस टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज लाइक पार्लियामेंट, उसके अलावा आपके द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द लोकल बॉडीज आर हेल्ड पीरियोडिकली। और इसी वजह से अगर हम देखें तो जैसे कि इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के एंड लोकल बॉडीज को चुनने के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, जो कि हम पीरियोडिकली करवाते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द एवरीवन टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री। और सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबको ही पता हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इलेक्शन हमारी कंट्री में। नाउ ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? सो इट इज थ्रू द इलेक्शंस दैट द पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर विल एंड टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस। तो बच्चों इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है कि लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो खुद को क्या कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी विल को बता सकते हैं और इलेक्ट भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को ऑफ देयर चॉइस। देन जो इलेक्शंस है वो बच्चों वो बेस्ट मेथड होते हैं ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द गवर्नमेंट एंड द लीडरशिप। अगर आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर सकती है तो आप क्या कर सकते हो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, आप वो दे सकते हो, गवर्नमेंट को आप चेंज कर सकते हो। आप उसको वोट दे सकते हो जो आपको लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को मार्क करेगा। Now people effectively control the policies and decisions of the government through elections। अब यहाँ पे जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, वो हम लोग ही ले रहे हैं, हम वोटर्स ही ले रहे हैं, राइट। पीपल सपोर्ट अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल होते हैं एंड दे कंसिडर सच अ गवर्नमेंट टू बी अ लेजिटिमेट। देन फिफ्थ वन सेज इलेक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। इलेक्शन क्या करती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देती है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज कर पाए एंड जितने भी उनके वीक पॉइंट है उनको भी पॉइंट आउट कर पाए, उनके फेलियर्स को बता पाए। तो ये राइट हमारे ऊपर है, क्यों? क्योंकि हमने ही अपनी गवर्नमेंट को चूज किया है। नाउ कमिंग टू डू यू नो, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन टू वोट। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री थी जहां पे वुमेन को अलाउ किया गया था कि वो भी वोट कर सकती हैं, और वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1893 में। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। सो अब हम देखने वाले हैं कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन से आपको फेलियर्स या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्शंस इन इंडिया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है इन इंडिया। फर्स्टली इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर, बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। एंड सेकेंडली द रूलिंग पार्टी ऑफन मिसयूज गवर्नमेंट मशीनरी टू विन इलेक्शंस। और जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, वो जितने भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं बच्चों, गवर्नमेंट की मशीनरीज होती हैं उनको यूज करती हैं ताकि वो इलेक्शंस को जीत पाए। थर्डली जो वोटर लिस्ट होती हैं दे आर नॉट रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो वोटर लिस्ट आती है आपने देखा भी होगा, उनको हम रिवाइज ही नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। एंड फोर्थली क्या है बच्चों, देयर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ वायलेंस एंड बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन। और जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं वायलेंस के, और हमें ये भी सुनने को मिलता है कि बूथ कैप्चर हो चुका है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। फिफ्थली क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपील करती हैं पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट को या फिर रेस को, लैंग्वेज को। वो बोलते हैं कि हम तुमको ज्यादा कंसिडरेट करेंगे तो सिक्योर वोट्स, ये भी बहुत ज्यादा गलत चीज है। देन दस इलेक्शंस आर फॉट ऑन नैरो कंसिडरेशंस। और इसी वजह से जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही नैरो कंसिडरेशंस पे लड़े जाते हैं, जो कि क्या है बच्चों, अगेंस्ट है नॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के। क्योंकि आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी रेस के बेसिस पे वोट्स नहीं मांग सकते हो, ना ही आप मनी दे सकते हो और अपने वोट को बेच सकते हो। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे ही नॉर्म्स बहुत ज्यादा अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। नाउ कमिंग टू अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो डेमोक्रेसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, फेयर इलेक्शंस, पीपल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। तो डेमोक्रेसी इन सारी चीजों पे काम करती है। एंड व्हेन दीज आर एब्सेंट, जब ये सारी चीजें नहीं होती है तो डेमोक्रेसी तो मीनिंगलेस ही बन चुकी है। सो डेमोक्रेसी स्ट्रेस द नीड टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न्ड। तो बच्चों डेमोक्रेसी की वजह से ही क्या हो रहा था, डायरेक्ट लिंक हो रहा था गवर्न और गवर्नमेंट के बीच में। सो एन इलेक्टोरल सिस्टम इज अ फेवरेबल वे ऑफ फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट। और ये जो हमारा वोट देने का सिस्टम था वो क्या था बच्चों, वो एक फेवरेबल वे था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देयर आर वेरियस अदर वेज थ्रू विच
पीपल कैन टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप धरना कर सकते हो, आप रैलीज को निकाल सकते हो, आप स्ट्राइक कर सकते हो, आप चक्का जाम कर सकते हो। उसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो पॉलिसी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट को। ये सारी चीजें आप कर सकते हो और आप डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक ओपिनियन की। सो बच्चों, हम सबका ही कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है गवर्नमेंट को लेके, आपके भी कुछ ओपिनियंस होंगे। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो पीपल होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रन अ गवर्नमेंट, क्योंकि उसको हमने चुना है। नो गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन स्टे इन पावर फॉर सो लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स द पब्लिक ओपिनियन। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के ओपिनियन को क्या करती है, इग्नोर करती है, नहीं सुनती है, तो वो गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती है। Even depots of military directors cannot continue to rule for a long time ignoring public opinion. The government of a country must have the support of the people. तो जो भी गवर्नमेंट है कंट्री की, उसके पास लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, राइट। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है, दैट इज द विल ऑफ द पीपल, और वी कैन से ओपिनियन ऑफ द पीपल एट अ लार्ज ऑन अ क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। हम क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक वेलफेयर को क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वही क्या है, वही हमारा ओपिनियन होता है। Now coming to agencies for formulating public opinion. So for the success of democracy, the public must be enlightened and well informed. अगर हमें डेमोक्रेसी का सक्सेस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को थोड़ा एनलाइटन करना पड़ेगा, हमें उनको वेल इन्फॉर्म बनाना पड़ेगा। एंड देयर आर सम एजेंसीज जो कि क्या करती हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू पब्लिक ओपिनियन। नाउ द रोल ऑफ सच एजेंसीज में बी स्टडीज एट अंडर। तो इनके रोल्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है आपका प्रेस, राइट। सो प्रेस क्या करती है, प्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। नाउ प्रेस में इंक्लूड होते हैं आपके न्यूज़पेपर, आपके जर्नल्स, आपकी मैगजीन्स। एंड जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पब्लिश करते हैं न्यूज़ को, एंड अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और करते हैं इन देयर एडिटोरियल्स ऑन द इम्पॉर्टेंट मैटर्स। नाउ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और अपने ओपिनियन को मोल्ड भी करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेस। फिर आता है हमारे पास पब्लिक मीटिंग्स। नाउ पब्लिक मीटिंग्स को भी हम हेल्ड कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं। एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इन पब्लिक मीटिंग्स को लगाती हैं एंड लिसन करती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है लोगों के, एंड उनके जो आइडियाज होते हैं उनको भी सुनती है। नाउ दे पुट बिफोर देम द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड सजेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग देम। और वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है कंट्री के, उनके कौन कौन से वेज है जिससे कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड पीपल कम टू नो अबाउट द व्यूज ऑफ वेरियस पार्टीज। और लोगों को जो अलग अलग पार्टीज के व्यूज हैं वो भी पता चलते हैं। देन यू हैव रेडियो एंड टेलीविजन। सो इन मॉडर्न टाइम्स अगर हम देखें तो रेडियो टेलीविजन ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है इन द ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक ओपिनियन, एंड पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू नो द व्यूज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। और बच्चों, रेडियो टेलीविजन की वजह से ही जो लोग हैं उनको पता चला है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके व्यू पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, सोशल रिफॉर्मर्स कौन है, ये सारी चीजें रेडियो टेलीविजन से हमें पता चलती हैं। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो भी अपने व्यूज को प्रोपेगेट करती हैं थ्रू रेडियो टेलीविजन। तो आज के टाइम पे जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं एंड प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं लोकसभा की एंड राज्यसभा की। Thus, the media help in informing public opinion. तो इसी वजह से जो मीडिया है वो हेल्प करती है फॉर्म करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को। Then we have other associations as well. So, social and economical association भी है हमारे पास, एंड प्रेशर ग्रुप्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को। सो पीपल बिकम द मेंबर ऑफ वेरियस एसोसिएशंस। लोग क्या करते हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो their programs and policies. They also contribute to the formation of public opinion. और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, वो उनके रूल्स को फॉलो करते हैं और अपना एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। Now here you can see in the picture as well, there is a rally against government policy. Then we have what are the obstacles in the formation of sound public opinion in India, right? So there are many obstacles. बहुत सारे क्या है, रुकावटें हैं, obstacles हैं in the formation of healthy and sound public opinion in India. So for first one is poverty.
सो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर पुअर, वो क्या है, गरीब है, एंड जो पॉवर्टी है वो बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। द सेकेंड वन इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। सो अबाउट अगर हम देखते हैं परसेंटेज में तो अबाउट 35% जो लोग हैं इंडिया के वो आज भी इलिटरेट हैं। एंड लिटरेसी क्या है, इलिटरेसी इज द अनदर ऑब्स्टिकल जिसकी वजह से एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म नहीं हो पाता है। एंड इलिटरेसी ब्रीड इग्नोरेंस, और इलिटरेसी की वजह से ही इग्नोरेंस हमें देखने को मिलती है। देन वी हैव प्रेस नॉट इम्पार्शियल। सो जो प्रेस है इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल योर न्यूज़पेपर, फॉर एग्जाम्पल योर न्यूज चैनल्स, तो उन्हें क्या नहीं होना है, उन्हें इम्पार्शियल नहीं होना है बाय अ लार्ज पार्शियल। इट डज नॉट हेल्प मच इन द फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन। और बच्चों ये पार्शियल हो जाते हैं कभी कभी किसी पार्टी को लेके, तो इसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है साउंड पब्लिक ओपिनियन का। देन वी हैव डिफेक्ट्स इन द पार्टी सिस्टम। तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होता ही है। सो इन इंडिया many political parties are organized on the basis of religion, on the basis of caste, language और region। तो बच्चों हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि किसके बेसिस पे चल रही हैं, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। सो इफ दीज पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट then they will work with vested interest. The wrong basis of political parties are a great block। तो बच्चों ये जो wrong basis है बच्चों किसके, political parties के, वो बहुत ही बड़ा block है on the formation of sound public opinion। Then we have people are indifferent to political activities। So generally जो people होते हैं they prefer not to take active part in political एक्टिविटीज। अबाउट अगर हम देखें तो अबाउट 40% जो लोग होते हैं दे डू नॉट कास्ट देयर वोट, वो वोट भी नहीं देते हैं इलेक्शंस में। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो करप्टेड पार्टी होती है वही इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना वोट मिस कर देते हैं। देन वी हैव कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ द पीपल। सो मोस्ट पीपल इन इंडिया आर वेरी कंजर्वेटिव इन देयर आउटलुक। वो अभी भी किस पे बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, आउटडेटेड बिलीव्स पे बिलीव करते हैं, और जितने भी हमारे ऑब्सोलीट प्रैक्टिसेस होते हैं उनको भी करते हैं। They take only little interest in the progressive ideas। तो जो भी प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं उनमें वो लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो अंडर सच कंडीशंस हो जाता है, क्या होता है कि जो हेल्दी पब्लिक ओपिनियन होता है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है इन लोगों में। देन वी हैव रीजनलिज्म। सो मोस्ट पीपल थिंक ओनली ऑफ देयर रीजनल इंटरेस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने रीजनल इंटरेस्ट पे ही ध्यान देते हैं, और ये क्या कर देता है, देयर नैरो आउटलुक इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन, जिसकी वजह से उनका एक साउंड पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता है। हेल्दी एंड साउंड पब्लिक ओपिनियन इज only possible if the government and the society take effective measures। तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला है कि जो healthy और sound public opinion है वो कब बनेगा, वो तभी possible है जब government और society effective measures को लेंगी to remove these obstacles जो भी हमने अभी पढ़े। Now coming to our last topic which is equality and justice। So there are different type of cultures in our country। तो हमारी country में बहुत सारे cultures हैं जो कि follow होते हैं, and हमारे जो country है उसमें different religion के लोग हैं और डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट जो कि हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। सम कास्ट एंजॉय हायर स्टेटस इन द सोसाइटी, एंड वो कंसिडर करते हैं कि जो बाकी की कास्ट है वो लोअर है सोसाइटी में और उनसे इंफीरियर है। अनटचेबिलिटी है जो कि आज के टाइम पे भी परसिस्ट करती है हमारी कंट्री में, और हम बोल सकते हैं मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री में जो पोजीशन है वुमेन की वो उतनी नहीं है अच्छी जितनी होनी चाहिए। मोर ओवर हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं वो हो रही हैं, जो बैगरी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, डाउरी अभी भी चल रहा है, कॉम्युनिज्म चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस देख रहे हैं जो कि आज के टाइम पे भी प्रेजेंट है डिफरेंट फॉर्म्स में। सो व्हाट इज नीडेड टुडे इज एक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ एवरी इंडियन टू फाइट अगेंस्ट दिस इविल। तो हमें क्या चाहिए आज के टाइम पे, हमें ये चाहिए कि जो हर एक इंडियन है वो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ले और जितने भी ये इविल्स हैं उसके अगेंस्ट फाइट करे। Thus we can say justice and equality are possible। तो हम बोल सकते हैं कि जो जस्टिस है, ये इक्वालिटी है, वो तभी पॉसिबल है इफ एवरीवन इन सोसाइटी इज ट्रीटेड इक्वली, जब सोसाइटी में सारे ही लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो उस दिन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में जस्टिस भी है और इक्वालिटी भी है। और ये सारी चीजें कौन करेगा, ये करेंगे आप लोग, राइट। नाउ बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।